दोस्तों 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने अंतःकरण से आस्था, श्रद्धा और विश्वास की वेदी पर अपने को आसक्त करते हुए उन तमाम सपूतों को जिन्हें हम शहीद कहते हैं को मैं नमन और वंदन करता हूं। उन शहीदों के सिरमौर हम सबके बापू महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाकर मैं आप सबको इस अवसर की बहुत सारी बधाइयां देता हूं। संपूर्ण भारतवंशी आप जहां कहीं भी हैं, एक एनआरआई, एक अप्रवासी के रूप में आप दुनिया में जो कर रहे हैं वह हमारे लिए शान और गौरव का विषय है। और मैं आप सबको भी भारत से बाहर रहने वाले तमाम भारतवंशियों को इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो 15 अगस्त 1947 को देश को जो आज़ादी मिली थी, 2022 में उसके 75 ईयर्स 75 साल पूरे हो जा रहे हैं। वास्तव में यह हमारे लिए एक गौरव का क्षण है, रोमांच का क्षण है। दोस्तों 15 अगस्त सिर्फ एक सेलिब्रेशन का अवसर नहीं है, बल्कि यह उतनी ही गंभीरता के साथ आत्मावलोकन, पुनरीक्षण का भी अवसर है। क्योंकि 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसका अनुमान लगाने के लिए आपको भावनाओं के उस ज्वार को अनुभव करना होगा जो इसके पीछे लगभग 90 सालों की संघर्ष में भारतीय सपूतों ने दिखाया था। त्याग, बलिदान, उत्साह और उमंग का चरमोत्कर्ष लगभग दुनिया के तमाम राष्ट्रवाद की कहानियों में भरे पड़े हैं। भारत की जो विरासत है वह दुनिया के अन्य राष्ट्रीय संघर्षों या राष्ट्र निर्माण के प्रयासों या राष्ट्रीय मुक्ति के प्रयासों से भिन्न है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था और यह उपनिवेशवाद के चंगुल से अपने को मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा था। और ऐसा प्रयास दुनिया के अन्य तमाम देश कर रहे थे जो कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। परंतु भारतीय जो राष्ट्रवाद है या भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसका परिणाम ये 15 अगस्त आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह अपने आप में दुनिया के अन्य राष्ट्रीय संघर्षों से बिल्कुल अलग रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक ताकतों ने, जिसमें इंग्लैंड प्रमुख भूमिका निभा रहा था, उसकी ओर से भारत को यह वादा किया गया था कि युद्ध में अपेक्षित सहयोग भारत को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। और यदि युद्ध में भारत का अपेक्षित सहयोग हासिल होता है तो युद्ध के बाद भारत को स्वायत्तता दी जाएगी। महात्मा गांधी जो विश्व युद्ध के शुरुआत के कुछ दिन बाद ही भारत वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने एक तरह से रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह देश भर में घूम घूम कर भारतीय नौजवानों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारी मात्रा में भारत से उनको धन मिला और भारतीय धन और वीरता के प्रभाव में
मित्र राष्ट्रों की जीत सुनिश्चित होती है, और जीत सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने अपना रंग बदल दिया, बयान बदल दिए, और जो व्यवहार की अपेक्षा थी वो कंप्लीट अपोजिट मिला। जब स्वायत्तता की मांग की जाने लगी, ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगी कॉमन पीपल की ओर से और कांग्रेस की ओर से, तो उन्होंने हमें रॉलेट एक्ट दिए और जलियांवाला बाग दिया। इशारा साफ था कि हमारा काम हो चुका है, हम संकट से निकल चुके हैं और अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप हमारी रहमो करम पर जैसे थे वैसे ही रहोगे। यदि ऑटोनॉमी की मांग होगी, आप ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करोगे, तो पहले मुंह बंद करने के लिए रॉलेट एक्ट आया, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो सीधे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर जनरल डायर के द्वारा यह संदेश भारतीय जनमानस को दे दिया गया कि आप जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें, आप हमसे बराबरी करने की न सोचें, आप अपने राष्ट्र निर्माण की न सोचें। स्वाभाविक है देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर आक्रोश पनपा होगा। असहयोग आंदोलन शायद उसी की परिणति थी, और फिर असहयोग आंदोलन की भी असामयिक मौत ने उस असंतोष को और गहनतम रूप प्रदान कर दिया। आगे चल कर के 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में यह उम्मीद बनी हुई थी कि इस बार भारतीय जम के बदला लेंगे और प्रथम विश्व युद्ध का सारा हिसाब वो चुकता कर लेंगे। लेकिन इस बार भी मित्र राष्ट्रों की ओर से यह कहकर अनुनय भी नहीं किया गया कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया में लोकतंत्र को बचाना किसी भी सभ्य नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यदि हम युद्ध हार जाते हैं तो हिटलर के नेतृत्व में पूरे दुनिया में एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, और फिर कहीं भी नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जगह नहीं बचेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए दुनिया के तमाम सभ्य लोगों का यह फर्ज बनता है कि वे इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की मदद करें। और वास्तव में बात कुछ हद तक सच्चाई को भी धारण करता था, क्योंकि फासिज्म जिस तरह से अपने को जर्मनी में स्थापित किया था और जिस तरह से पूरे दुनिया में अपना हेजेमनी वर्चस्व स्थापित करने की तीव्र उत्कंठा उनके लीडर फ्यूहरर के मन में जगी थी, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि हिटलर की दुनिया चाहे जैसी भी होगी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अति घृणित रूप से भी बदतर होगी। इसलिए भारत इस बार अपने नैतिक और मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर विवश हुआ, और भारतीय नेतृत्व ने चुप्पी साध ली और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक तरह से अपना समर्थन भारत ने दे दिया, और मित्र राष्ट्रों की ओर से फिर भारतीय सेना युद्ध में उतर गई। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि भारत का जो राष्ट्रवाद है या भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो स्वतंत्रता संघर्ष है, वह दुनिया के तमाम देशों में हुए स्वतंत्रता संघर्ष या राष्ट्रीय संघर्ष से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा संघर्ष बहुत मायनों में उन विशिष्ट मूल्यों को धारण करने वाला है जो दुनिया के किसी अन्य आंदोलन में नहीं मिलता। 20 सालों तक भारतीय नौजवान और भारत के
स्वतंत्रता सेनानी अपने मन में जो गुस्सा और गुबार संभाले हुए थे उसको प्रकटीकरण करने का अति विशिष्ट सुअवसर हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में मिला था। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में ही यदि भारत अपनी बात पे अड़ जाता तो शायद विश्व युद्ध की कहानी कुछ और होती। लेकिन हमने एक बार फिर उन जालिम तथा कथित सभ्य लुटेरों का एक बार फिर साथ देना या चुप रहना स्वीकार कर लिया, ताकि दुनिया पर एक व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित न होने पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी विशिष्टता। कुछ दूसरी तरह की विशिष्टताएं भी आप भारतीय राष्ट्रवाद में देख सकते हैं, और वो ये है कि अहिंसा, सहिष्णुता, समन्वय के बिना पर दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा जन आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था, जो कमोबेश 90 सालों तक चला। दोस्तों, मैं बहुत बार ऐसा अनुभव करता रहा हूं कि 15 अगस्त की विशिष्टता और इसकी विरासत को शायद अब की नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो 15 अगस्त को सिर्फ एक इंडिपेंडेंस डे या पावर ऑफ ट्रांसफर के रूप में देखते हैं। इस 15 अगस्त की उपलब्धि के पीछे 90 सालों के सतत संघर्ष में त्याग, बलिदान, वीरता और समर्पण का जो विरासत है, उससे जोड़ने में हम लोग नाकामयाब रहे। इसलिए वर्तमान परिवेश के बच्चे 15 अगस्त को सिर्फ एक सेलिब्रेशन या डे ऑफ ट्रांसफर और इंडिपेंडेंस डे की प्रतीकात्मक भूमिका में ही शायद देख पाते हैं। 15 अगस्त के पीछे भावनाओं का जो ज्वार है, समर्पण का जो महासागर है, त्याग का जो समरांगण है, वह इतना विशाल और विशद है कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भारतीयता की भावना उससे उत्प्रोत रहेगी। मेरे प्यारे छात्रों, 1784 में भागलपुर में तिलका मांझी की शहादत से जो दास्तान शुरू हुई, वह 1857 में मंगल पांडे से होता हुआ जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के फंदे तक पहुंचता है, तब तक भारतीय राष्ट्रवाद दुनिया में समर्पण का, त्याग का, बलिदान का, शौर्य का और इन सबसे बढ़कर नैतिक और मर्यादित आचरण का, सार्वजनिक जीवन में नैतिक और मर्यादित आचरण का एक बहुत बड़ा आयाम बन चुका था। लेकिन यह अपने चरम उत्कर्ष को तब प्राप्त करता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस
विदेशी धरती पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन होता है, वे उसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनते हैं और फिर वे विदेश की धरती से अपनी राजधानी की ओर कूच करते हुए दिल्ली चलो का नारा देते हैं। और तब भारतवंशियों का उत्साह और शौर्य अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया था। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। अमेरिका के द्वारा जापान पर एटम बम का गिराया जाना और धुरी राष्ट्रों का खेल खत्म हो जाना भारत के किस्मत के पन्ने पर भी कुछ ऐसी इबारतें लिख देता है जो शायद अप्रत्याशित था। सुभाष बाबू का अनायास विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना और आज तक कोई खबर न मिलना इस देश के जनमानस में बसने वाली सबसे बड़ी पीड़ाओं में से, सबसे बड़े दर्दों में से एक। तो दोस्तों, इस विरासत को समझने की जरूरत है। जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं दिखाने की, तिलका मांझी से लेकर भगत सिंह तक और मंगल पांडे से लेकर सुभाष बाबू तक, इस श्रृंखला में ये सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। सुभाष बाबू, भगत सिंह और तिलका मांझी, मंगल पांडे उन हजारों शहीदों का जिसमें किसी का भी शहादत, किसी सुभाष, किसी भगत, किसी तिलका से कम नहीं था। सबका शहादत, सबका शौर्य, सबका उत्साह उतना ही अतुल्य, अस्तुत्य और नमनीय था कि 15 अगस्त सिर्फ एक सेलिब्रेशन का, उत्साह का, पर्व का समय नहीं है, बल्कि यह इससे ज्यादा पुनरावलोकन का, रेट्रोस्पेक्शन का या पीछे मुड़कर अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और उसके बढ़ते आयाम को देखने और समझने का वक्त है। दोस्तों, मैंने आपके सामने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि भारत का जो राष्ट्रीय संघर्ष था वह कई मायनों में अप्रतिम था। आजादी के बाद पिछले 75 सालों में भारत ने दुनिया में एक राष्ट्र के रूप में और फिर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपना जो आयाम गढ़ा है, वह दुनिया के कुछ तथाकथित महान देशों के लिए तो चुनौती है और असंख्य देशों के लिए आदर्श। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे इंपीरियल पावर्स जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो लगातार चीख चीख कर कह रहे थे कि हम तो चले जाएंगे लेकिन भारत को संभालेगा कौन? भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राष्ट्रों का समूह है। जॉन स्ट्रेची एक आईसीएस ऑफिसर था जिसने कुछ समय के लिए वाइसरॉय
लॉर्ड मेयो की जब हत्या हो गई थी तो ये कुछ समय के लिए इंडिया का वाइसरॉय भी बना। इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, भारत राष्ट्रों का समूह है। पुर्तगाल में और स्कॉटलैंड में जितना डिफरेंस है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस पंजाब और बंगाल में है, केरल और कश्मीर में है। ये कभी एक व्यवस्था के अंदर समाहित हो ही नहीं सकते। भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो ही नहीं सकता। जॉन स्ट्रिच, रुडयार्ड किपलिंग 1930-40 के ज़माने में बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में अपनी पहचान रखते थे। ये आज भी 20वीं शताब्दी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेटेड स्कॉलर उनको माना जाता है, जो भारत में बहुत दिनों तक रहा भी था। उसकी किम नाम की एक रचना वास्तव में अति श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। एक बार वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। वहां किसी पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप भारत को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का अधिकार मिलने वाला है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने चहकते हुए जवाब दिया, नो नो नो, वी कांट प्रोवाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू इंडिया। इंडिया इज ए 4000 years old civilization. It can't be able to learn methods of modern governing system or the complexities of democracy. So it is not possible for us to provide opportunity of self determination for India. विंस्टन चर्चिल को तो आपने सुना ही होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। साफ डिनाई कर दिया। उसका कहना था, आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द क्राउन टू प्रिसाइड ओवर द लिक्विडाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कि मैं ब्रिटिश एम्पायर के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए क्राउन का प्रथम मंत्री नहीं बनाऊं। और उसके बाद चर्चिल का यह भी कहना था कि इंडिया आजाद होकर जाएगा कहां, हर हाल में इसे अपने को अनुशासित रखने के लिए ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और जर्मन आर्मी चाहिए। मतलब उनका साफ था कि इंडिया को सिर्फ हम ही नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम हट गए तो यह नियंत्रित हो जाएगा, एनार्किज्म, अराजकता आ जाएगी, ये सैकड़ों टुकड़े में बट जाएगा, भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। आज प्रमाण है आज़ादी के 75 साल बाद दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का फहराता हुआ परचम लाल किले से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है